India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, एपीएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों में हुई सुनवाई के अपडेट्स देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. और चलिए बात पहले मामले की। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे एंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर आरोप लगाया है कि राजस्थान पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनका पीछा किया और जोधपुर जेल में वांगचुक से मुलाकात के दौरान उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया है। एंगमो ने दावा किया कि सितंबर के अंत से दिल्ली में उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। हलफनामे के मुख्य बिंदु क्या है वो भी आपको बता देते हैं। निगरानी। एंगमो ने आरोप लगाया कि पुलिस और आईबी ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और जेल में वांगचुक से उनकी बातचीत को भी सुनने की कोशिश की। जोधपुर यात्रा। एंगमो ने कहा है कि जब वो वांगचुक से मिलने जोधपुर गईं, तो पुलिस ने उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया और उनकी बातचीत को सुनने के लिए एक अधिकारी को बैठाया। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। एंगमो ने दावा किया है कि ये कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत गारंटीकृत हैं। दिल्ली में निगरानी। एंगमो ने कहा है कि 30 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से दिल्ली में भी उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख से गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में जोधपुर की जेल में निरोधात्मक हिरासत में रखा गया। उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी हिरासत को चुनौती दी है और दावा किया है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक सम्मानित पर्यावरणविद और सामाजिक सुधारक को चुप कराने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गैर कानूनी गतिविधियों और साजिश के आरोपों में गिरफ्तार किए गए 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है, क्योंकि उन्हें लिखित में गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए गए थे। जस्टिस एम.ए. सुंदरेश और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि रिमांड रिक्विजिशन रिपोर्ट में गिरफ्तारी के आधारों का उल्लेख होने से ये अनिवार्यता पूरी हो जाती है। बताते हैं फैसले के मुख्य बिंदु क्या कुछ हैं। गिरफ्तारी के आधारों का उल्लेख आवश्यक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के समय लिखित में गिरफ्तारी के आधार देना अनिवार्य है और ये केवल औपचारिकता नहीं है। रिमांड कोर्ट की भूमिका। कोर्ट ने कहा है कि रिमांड कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी के आधारों की व्याख्या करना और रिमांड आदेश में इसका उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है। यूएपीए की धारा 43B का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि एनआईए ने गिरफ्तारी के समय आरोपियों को लिखित में गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए, जो यूएपीए की धारा 43B का उल्लंघन है। आरोपियों को राहत। कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द कर दिया, लेकिन साथ ही एनआईए को कानून के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी है। मामले की पृष्ठभूमि। आरोपियों पर हिजब उत तहरीर संगठन से जुड़े होने और भारत में लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए गए थे। एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वो केंद्र सरकार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर एआई के लिए एक व्यापक नियामक और लाइसेंसिंग ढांचे को तैयार करने और अधिसूचित करने का निर्देश दे। इस याचिका में कहा गया है कि एआई टूल्स का अनियंत्रित उपयोग डीप फेक जैसी समस्याओं को जन्म दे रहा है, जिससे व्यक्तियों को गोपनीयता, गरिमा और प्रतिष्ठा का उल्लंघन का सामना करना पड़ रहा है। याचिका की मुख्य मांगे। नियामक ढांचा तैयार करना।
केंद्र सरकार को एआई के लिए एक व्यापक नियामक और लाइसेंसिंग ढांचा तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध। डीप फेक सामग्री को हटाना। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एआई जनित प्रतिरूपण को हटाने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने का अनुरोध। विशेषज्ञ समिति का गठन। एआई के नैतिक मानकों की सिफारिश करने के लिए सरकारी अधिकारियों, न्यायविदों, प्रौद्योगिकीविदों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का अनुरोध। याचिका के अनुसार डीपफेक के अनियंत्रित प्रसार ने गोपनीयता, गरिमा और प्रतिष्ठा का गंभीर उल्लंघन किया है। आवाज और छवियों को क्लोन करने में सक्षम एआई टूल्स का अनियंत्रित उपयोग व्यक्तियों को पहले ही भारी नुकसान पहुंचा चुका है और सार्वजनिक विश्वास, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक आसन खतरा पैदा करता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि भारत में भी ऐसे कानूनी सुरक्षा उपायों की कमी है और न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड कंटेंट की स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य करने का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाना और डीप फेक और भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोकना है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि डीप फेक कंटेंट व्यक्तिगत और सामाजिक नुकसान पहुंचा सकता है, प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है और चुनावों को प्रभावित भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो उन गवाहों के खिलाफ स्वतः संज्ञान ले जो हत्या के मुकदमे में झूठे बयान देते हैं। वो ये निर्देश एक हत्या के मामले में आया है जिसमें आरोपी को जमानत दी गई थी। अप्रैल 2019 में दिल्ली के शाहदरा में विजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपी राज शर्मा को जमानत दे दी गई थी, जिसे पीड़ित के बेटे राहुल शर्मा ने चुनौती दी थी। वहीं राहुल शर्मा ने आरोप लगाया कि अन्य आरोपियों को जमानत मिलने के बाद कई गवाह पक्ष बदल गए हैं। न्यायमूर्ति अहसनुद्दीन अमादतुल्ला और न्यायमूर्ति एनवी अंजनारिया की पीठ ने राज्य की ये दलील नोट की है कि सभी निजी गवाहों की जांच पूरी हो चुकी है और केवल आधिकारिक गवाहों, 2 डॉक्टरों और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारियों की जांच बाकी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अदालत ने राज्य को निर्देश दिया कि वो इन गवाहों की जांच पुलिस सुरक्षा में पूरी करे, ताकि उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित या फिर धमकाया न जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने राज शर्मा को जमानत देते हुए उनकी 6 साल की कैद, मृतक के बयान में उनके नाम का उल्लेख न होने और गवाहों की जांच पूरी होने जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कार्य के दौरान घायल हुए किसी भी कर्मचारी को मुआवजा देने का पूरा बोझ अकेले नियोक्ता पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि बीमाकर्ता नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से और अलग अलग मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसने बीमाकर्ता को कर्मचारी को मुआवजा देने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था। ये फैसला उस बीमा अनुबंध के बावजूद आया था जो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत बीमाकर्ता को ऐसे मुआवजे के लिए उत्तरदायी बनाता है। दरअसल कर्मकार मुआवजा आयुक्त ने नियोक्ता और बीमाकर्ता दोनों को संयुक्त रूप से और अलग अलग मुआवजा देने का आदेश दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस आदेश को संशोधित करते हुए केवल नियोक्ता को उत्तरदायी ठहराया, जिसके बाद नियोक्ता बीमाकर्ता से प्रतिपूर्ति की मांग कर सकता था। इस पर नियोक्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, जिसने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आयुक्त के मूल आदेश को बहाल कर दिया। कोर्ट ने बीमा कंपनियों के द्वारा बीमा अनुबंधों के तहत अपनी देनदारी से बचने और लाभार्थी को समय पर मुआवजा जारी करने में देरी करने के लिए तकनीकी आधारों पर तुच्छ अपीलें दायर करने की प्रथा पर भी चिंता व्यक्त की है। हाई कोर्ट के समक्ष तुच्छ अपील दायर करने के लिए बीमा कंपनी पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि एक न्यायिक अधिकारी को पर्याप्त स्पष्टीकरण या फिर सहायता प्राप्त किए बिना निर्णय सुनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जब भी आवश्यकता हो, न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा है
कि जब एक न्यायाधीश को लगता है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय सुनाने के लिए और सहायता की आवश्यकता है, तो ये मामला खुली अदालत में सुनवाई के लिए रखना उचित होगा। एक व्यक्ति ने एक हत्या और आर्म्स एक्ट मामले में अपने मुकदमे को एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से दूसरे के पास स्थानांतरित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। न्यायाधीश ने पहले निर्णय सुरक्षित रखा था, लेकिन बाद में कहा कि उन्हें निर्णय सुनाने से पहले और अधिक सहायता की आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा है कि केवल इसलिए कि न्यायाधीश ने पहले निर्णय सुरक्षित रखा था, उन्हें अब उसे सुनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें और अधिक सहायता की आवश्यकता है, न्यायालय ने यह भी कहा है कि मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए स्थानांतरित न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि स्थानांतरित न्यायाधीश को मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का प्रयास करना चाहिए। न्यायालय ने उम्मीद जताई है कि न्यायाधीश मामले को जल्द से जल्द निपटाएंगे, क्योंकि मुकदमा पहले ही पूरा हो चुका है और निर्णय काफी समय से लंबित है। केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मंदिर के पुजारी की नियुक्ति किसी विशेष जाति या फिर वंश से होनी चाहिए। इस तरह की मांग करना उचित नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस तरह की जाति या वंश आधारित नियुक्ति किसी भी आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है, जो संविधान के तहत संरक्षण के योग्य हो। फैसले के मुख्य बिंदु। पुजारी नियुक्ति में जाति का महत्व नहीं। न्यायालय ने कहा है कि पुजारी की नियुक्ति में जाति या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। थांथ्रा विद्यालयों को मान्यता। न्यायालय ने तिरुकोइलूर थांथ्रा विद्यालयों के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रों को मान्यता देने के फैसले को बरकरार रखा है। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर पुजारियों की भर्ती की जा रही थी। नियुक्ति प्रक्रिया। न्यायालय ने पाया था कि थांथ्रा विद्यालयों में छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित है। योग्य उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। संवैधानिक अधिकार। न्यायालय ने कहा कि कोई भी रीति या प्रथा जो मानवाधिकारों, गरिमा या फिर सामाजिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, उसे कानून के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती। अखिल केरल थांथ्री समाज ने एक याचिका दायर कर तिरुकोइलूर थांथ्रा विद्यालयों के द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ये धार्मिक प्रथा के विपरीत है और पारंपरिक तांत्रिक शिक्षा को कमजोर करता है। हालांकि न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि पुजारी की नियुक्ति में जाति या फिर वंश का महत्व नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा है कि कोई भी प्रथा या फिर रीति जो मानवाधिकारों और सामाजिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, उसे कानून के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुजारी की नियुक्ति एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है और इसमें योग्यता और क्षमता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि न्यायालय धार्मिक प्रथाओं में सामाजिक समानता और योग्यता के महत्व पर जोर दे रहा है और किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन ने अपहरण और हमले के मामले में केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मामले को खारिज करने की मांग की है। न्यायालय ने पहले अभिनेत्री और अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत दी थी, क्योंकि मामला दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद सुलझ गया था। मुख्य शिकायतकर्ता ने कहा था कि शिकायत गलतफहमी के कारण दर्ज की गई थी। आरोप है कि कोच्चि के वेलोसिटी पब में एक झगड़े के दौरान अभिनेत्री और अन्य आरोपियों ने शिकायतकर्ता और उसके दोस्त का पीछा किया और उन्हें कथित तौर पर कार में जबरन बैठाकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें कार में पीटा और जान से मारने की धमकी दी। न्यायमूर्ति सीएस डायस की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया है कि इस मामले में शिकायतकर्ता के अलावा अन्य घायल भी हैं। न्यायालय ने सार्वजनिक अभियोजक को निर्देश दिए कि वो इस मामले में और अधिक निर्देश प्राप्त करें और मामले को 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अपहरण, गलत तरीके से रोकना, अश्लील हरकतें, गलत तरीके से कैद करना, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और आपराधिक धमकी देने जैसे आरोप शामिल हैं। मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए
यह स्थापित किया है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 एक स्वनिहित कानून है। इस पर परिसीमन अधिनियम लागू नहीं होता और न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब कोई विशेष कानून अपील दायर करने की अवधि और शर्तें निर्धारित करता है तो सामान्य परिसीमन कानून के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जा सकता। जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने भदरवाह के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा पारित फैसला रद्द कर दिया है और उन्होंने परिसीमन अधिनियम की धारा 5 का आह्वान करते हुए कानूनी समय सीमा के बाद दायर की गई अपील स्वीकार की थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 17 अपील दायर करने के 30 दिनों की विशिष्ट समय सीमा को निर्धारित करती है। जज ने टिप्पणी की कि जब विशेष अधिनियम अपील दायर करने के लिए एक विशिष्ट अवधि निर्धारित करता है और उसका विस्तार करने का प्रावधान नहीं करता तो परिसीमन अधिनियम के सामान्य प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम एक लाभकारी और स्वनिहित कानून होने के कारण केवल अपील का तरीका ही नहीं बताता बल्कि उसकी अनिवार्य पूर्व शर्तें भी निर्धारित करता है। इसमें धारा 17(1)(a) के तहत अपील की गई राशि जमा करने का अनिवार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी शामिल है। हाई कोर्ट ने यह भी पाया है कि अपीलीय अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ने देरी माफी आवेदन और मुख्य अपील दोनों पर एक साथ फैसला सुना दिया बिना याचिकाकर्ता बरकत अली को सुनवाई का अवसर दिए। इतना ही नहीं, अपीलीय अदालत ने मूल रिकॉर्ड को तलब किए बिना ही रिकॉर्ड में कथित हेरफेर की बात दर्ज की, जिसे हाईकोर्ट ने अनुमान पर आधारित और साक्ष्य रहित माना। जस्टिस नरगल ने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलीय अदालत ने अनावश्यक जल्दबाजी में काम किया और कानून तथा तथ्य दोनों पर गलत निर्णय लिया है। उन्होंने गलत तरीके से परिसीमन अधिनियम का आह्वान किया और अनिवार्य प्रमाण पत्र के बिना अपील पर विचार किए याचिकाकर्ता को सुने बिना फैसला सुनाया और मूल रिकॉर्ड मंगाए बिना निष्कर्ष दर्ज किए। और कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। India Legal presents Courts Roundup.